सत्य की खोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उन महिला की बात करेंगे जिन्होंने 19 की सदी में महिलाओं के संघर्ष के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उन्होंने 19वीं सदी में कई सारे स्कूल भी खुलवाए थे। तो आज हम उनके बारे में इस वीडियो के जरिए जानेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध। तो आज हम बात करने वाले हैं सावित्री माता फुले जी के बारे में। तो राष्ट्रमाता सावित्री माता फुले जी का जन्म महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी था और माताजी का नाम लक्ष्मी जी था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। फुले का बचपन का एक किस्सा है। बचपन में उन्हें एक किताब मिली तो वो किताब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर उनके पिताजी ने देखा तो उन्होंने ये धमकी दी कि बच्चियों को और महिलाओं को ये किताब पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस वजह से उन्होंने ये पुस्तक उनके पास से छीन ली और कहीं फेंक दी। तो सावित्री माता फुले ने वो पुस्तक लाकर उनके पास रखी और मन में ये ठान लिया कि मैं बड़ी होकर ये पुस्तक जरूर पढ़ूंगी। तो पढ़ने की इच्छा तो उनको बचपन से ही थी। सावित्री माता फुले जी की शादी 9 साल की उम्र में हमारे महानायक ज्योतिराव फुले जी के साथ हुई थी। तो ज्योतिराव फुले जी भी उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे थे। वो भी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए वो भी जानते थे कि शिक्षा के बिना ये बहुजन समाज का कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने भी ये आंदोलन हाथ में लिया था और उन्होंने सावित्री माता से शादी की। तो उन्होंने को भी लगा कि पहले हम इस देश के बहुजन निवासी की महिलाओं को पढ़ाएंगे तो ज़्यादातर परिवर्तन आ सकता है। तो उसके लिए उन्होंने पहले क्या किया, तो सावित्री माता फुले जी को पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने घर पर ही सावित्री माता फुले जी को पढ़ाया। इतना पढ़ाया कि वो एक शिक्षिका के लिए काबिल हो गए और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारा काम क्या है, तो तुम्हारी जैसी जो भी महिला इस बहुजन समाज में है उन लोगों के घर जाकर उनको पढ़ाना है। जो तुम जितना कुछ जानते हो शिक्षण के बारे में वो उन लोगों को बताना है। तो उन लोगों के पास जो ज्ञान आएगा तो वो हमारा जो बहुजन समाज है वो पूरी तरह से जागरूक होगा। तो ज़्यादातर वो घर से निकलते थे सावित्री माता फुले जी। तो जो मनुवाद लोग थे उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो आंदोलन उन दोनों ने खड़ा किया था वो शास्त्रों के विरुद्ध था। इसलिए विरुद्ध था, तो हम जानते हैं कि पहले जो मनुस्मृति बंधारण के आधार पर जो देश चल रहा था उनमें शूद्र, अति शूद्र और महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं था। तो ये महिलाओं के लिए जो अधिकार की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, तो वो तो मनुवाद के विरोध ही था। तो इसलिए उनको रोका जा रहा था। वो जहाँ सावित्री माता फुले बच्चियों को पढ़ाने जाते थे तब 2 साड़ी लेकर जाते थे, क्योंकि कादव कीचड़ की वजह से वो जो मनुवादी लोग थे वो उनकी एक साड़ी तो बिगाड़ देते थे। तो 2 साड़ी लेने का मतलब ये था कि जहाँ पर वो पढ़ाने जाते थे लड़कियों को, तो वहाँ पर जाकर वो साड़ी चेंज करके और बच्चियों को पढ़ाते थे। हम जहाँ तक जानते हैं कि सावित्री माता फुले ने जब ये पढ़ाई का आंदोलन स्टार्ट किया था तो पहली जो 5 बच्चियाँ थी वो ब्राह्मण समाज से थी। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले के ज़माने में ज़्यादातर हम जानते हैं कि 19 की सदी में, तो 19 की सदी में कोई भी महिला को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। जो भी इस देश की महिला है, भारत देश की महिला, उनमें किसी के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो कोई भी वर्ग की महिला हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो। तो इस तरह का जो आंदोलन खड़ा किया सावित्री माता फुले ने, वो तो महिलाओं के लिए गौरव की बात थी कि किसी को कोई तक का अधिकार नहीं था। और ये फुले जी दंपति ने एक आंदोलन करके पढ़ाने की शुरुआत की। तो मनुवाद इसे बहुत जल रहा था। उनको ऐसा लगता था कि ये लड़कियों को पढ़ाकर हमारे लिए एक खतरा हो सकता है। तो ये खतरे को ध्यान में रखकर उन लोगों को न पढ़ा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो ज्योतिराव फुले जी के पिताजी गोविंदराव फुले जी थे, तो उनको मिले और कहा कि तुम्हारे जो दंपति है ज्योतिराव फुले जी, तुम्हारा लड़का और तुम्हारी जो बहू है सावित्री, वो शास्त्रों के खिलाफ कार्य कर रही है। तो ऐसा करने से तुम उसको मना करो, कुछ भी हो जाए लेकिन ये किसी को, कोई महिला को नहीं पढ़ाएगी। तो ज्योतिराव फुले जी के पिताजी भी उनकी बातों में आ गए।
तो जब शाम को दोनों घर पर आए तो उन्होंने क्या किया, गोविंदराव फूले जी ने दोनों को बिठाकर बात की कि तुम ये शास्त्रों के विरुद्ध का जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम नहीं है, तुम लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते, ये जो तुमने चालू किया है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। अगर तुम्हें इस आंदोलन में ही रहना है तो तुम्हें क्या करना होगा, हमारे घर से निकल जाना होगा। अगर तुम्हें ये आंदोलन करना है तो हमारा घर छोड़ना पड़ेगा, अगर तुमको ये आंदोलन रोकना है तुम इस घर में रह सकते हो। तो फूले जी दंपति दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। वो डिसीजन नहीं ले रहे थे कि हम क्या कर सके, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस बहुजन समाज की महिलाओं को पढ़ा कर ही रहेंगे, भले हमें कुछ भी करना पड़े। तो उस रात को उनके पिताजी ने उसको कह दिया कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ना लिखना महिलाओं को छोड़ेंगे नहीं। माता फूले और ज्योतिराव फूले जी को जब घर से निकाल दिया गया तब उन्होंने, उनका एक मित्र था उस्मान भाई शेख, उनके यहाँ उन दोनों को पनाह मिली। तो उस्मान भाई शेख उनका करीबी दोस्त था, तो उन्होंने उन दोनों को रखा और उनकी एक छोटी सी बहन थी उस्मान भाई शेख की, जिनका नाम था फातिमा बेन शेख। तो फातिमा बेन शेख और राष्ट्रमाता सावित्री माता फूले दोनों साथ मिलकर महिलाओं को शिक्षा देने के लिए उन लोगों ने आरंभ किया और पूरे महाराष्ट्र के पुणे में ज्यादातर पाठशाला खुलवाए और महिलाओं को शिक्षण देने की एक मुहिम चालू कर दी। ज्योतिराव फूले जी भी उनको पाठशाला खुलवाने के लिए बहुत सारा सहयोग मिलता था और दोनों को पाठशाला खुलवाने के लिए उन लोगों ने महाराष्ट्र में जगह जगह पर पाठशाला विश्वविद्यालय शुरू करवाया। ज्योतिराव फूले जी एक सत्य शोधक समाज करके एक संस्था चला रहे थे। वो संस्था में सत्य की बातें हो रही थी, जो लोग बिना पनाह के होते थे उनको यहाँ पनाह दी जा रहा है। एक बार का एक प्रसंग है कि एक बार ऐसा हुआ कि ज्योतिराव फूले जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक महिला जो पेट से थी वो खुदकुशी करना चाहती थी। खुदकुशी करने का कारण यही था कि उनका पति गुजर गया था, लेकिन कुछ शारीरिक सेक्सुअल हैरेसमेंट के कारण वो पेट से हो गई थी, तो वो बच्चा कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से वो खुदकुशी करना चाहते थे। तो ज्योतिराव फूले जी ने उनको समझाया और कहा कि सत्य शोधक समाज में तुम आ जाओ, तुम्हारा बच्चा भी बड़ा होगा और तुम्हें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो उनको सत्य शोधक समाज संस्था में रखा और उनका बच्चा भी हुआ। वो तो महिला 4-5 दिन के बाद मर गई, लेकिन जो बच्चा था उनको ज्योतिराव फूले जी और सावित्री माता फूले जी ने बड़ा करके उनको डॉक्टर तक बनाया। तो उस समय की बात है कि हम जानते हैं कि सूरत में जो प्लेग का रोग आया था, वो महाराष्ट्र का सूरत, महाराष्ट्र के काफी शहरों में प्लेग का रोग आया था। तब सावित्री माता फूले जी और ये यशवंत करके जो लड़का था डॉक्टर बनाया था, वो लड़कों ने साथ रहकर प्लेग के करीब कई सारे मरीजों को उनको ठीक किया था और अस्पताल में भी जाकर उन लोगों को ठीक करवा रहे थे। और एक बार ऐसा हुआ कि सावित्री माता फूले जी एक छोटे से लड़के को लेकर यहाँ अपने कांध पर लेकर अस्पताल जा रहे थे, तो वो लड़के को प्लेग का रोग हुआ था। तो ये प्लेग की चपेट में खुद सावित्री माता फूले जी के दिन 10 मार्च 1997 को उनका परिनिर्वाण हो गया था। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे महानायक जो भी हुए हैं, महिला या पुरुष, दोनों ने पूरी मरते दम तक समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य किया है। तो हम लोगों की भी फर्ज बनती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ करके जाए। जैसे हम बाबा साहब की बात करते थे, तो बाबा साहब ने भी एक बात बोली थी कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल का होना जरूरी नहीं, कोई एक साल ऐसा काम कर जाओ कि लोग 100 साल तक याद रहे। तो हमारा भी कार्य ऐसा होना चाहिए कि समाज को कुछ देकर जाना है। तो बस आज का यही टॉपिक था। जय भीम, नमो बुद्धाय।